नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, आप सभी मुझे देख पा रहे हैं, मैं भी आपको देख पा रहा हूं। तो इसका सीधा सिंपल सा एक फंडा है कि कहीं ना कहीं देखने के लिए किसी एक फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कभी हम देखते हैं कि खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रात में हम उस खूबसूरत दुनिया का लुत्फ नहीं उठा पाते, है ना। तो सिंपल सा फंडा है कि लाइट क्या चीज है। अगर लाइट की जरूरत पड़ती है तो लाइट क्या चीज है। तो सिंपल सा एक चीज है, मैं आपको बता दूं कि भैया लाइट एक वो चीज है जो कभी दिखाई देती नहीं है। लाइट कभी भी दिखाई नहीं देती, लेकिन हाँ, हमको दिखाने में हेल्प करती है। मैं आपको देख फिर आपको तो नहीं मैं देख पा रहा हूँ, मैं कैमरे को देख पा रहा हूँ। जितने भी ये दीवारें हैं, बोर्ड है, चौक है, मार्कर, जो भी कुछ है, मैं सबको देख पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बल्ब ऑन करा हुआ है। बल्ब का मतलब है कि मैं वहां से लाइट ले रहा हूँ इनको देखने के लिए। तो एक चीज आती है, फंडामेंटल क्वांटिटी आती है कि भैया लाइट क्या चीज है। फिर अब इस लाइट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि लाइट क्या चीज है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं अंकित निर्वाण आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निर्वाण गुरुकुल में स्वागत करता हूं, बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी और इससे आप कुछ नॉलेज गेन करेंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी मैं वीडियो की सीरीज लाने वाला हूँ या चल रही हैं, ये सब आपके आईआईटी के लिए होंगे, नीट के लिए होंगे, एनटीएससी के लिए होंगी, ओलंपियाड के लिए होंगी, केवीपीवाई के लिए होंगी। कुल मिलाकर के आपको अपर लेवल पे पहुंचाने के लिए होंगी जितनी भी ये चल रही है। 9th की भी मैं इसी तरीके से चालू कर रहा हूँ और 10th की भी मैं इसी तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी लाइट की पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ लाइट। कि ये जो लाइट है जिसको हम नहीं सकते लेकिन हमको दिखाने में हेल्प करती है, उसका नेचर कैसा है। सबसे बड़ी जद्दोजहद इसी के पीछे चलती है कि सर नेचर कैसा है। तो इसके पीछे बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टोरी रही है, बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टोरी है। क्या है कि सबसे पहले जो न्यूटन थे, जो फिजिक्स के चाचा या पापा कह लो, पापा ही माने जाते हैं वैसे तो, हमारे चाचा और फिजिक्स के पापा, है ना। तो जो फिजिक्स के पापा थे, पिताजी थे, उन्होंने बोला कि भैया जो लाइट है ना, वो किसके तरह काम कर रही है, वो पार्टिकल की तरह काम कर रही है, वो छोटे 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 पार्टिकल्स की फॉर्म में चल रही है। फिर एक आए मैक्स प्लांक, उन्होंने कहा नहीं जी चाचा जी आप गलत हैं, आप गलत हैं, और ये जो लाइट है वो किसकी फॉर्म में चल रही है सर, वो वेव की फॉर्म में चल रही है, ऐसे करके यूं। अब ऐसे करके अगर चल रही है तो भैया न्यूटन की थ्योरी गलत होगी, है ना। चलो जी, न्यूटन चुपचाप बैठ के बेचारे, क्या करें भैया, बड़ा आदमी कुछ कह नहीं सकता वाल को, है ना। उसके बाद फिर मैक्स प्लांक आए। मैक्स प्लांक ने कहा चाचा जी आप बिल्कुल सही थे, आप बिल्कुल सही थे, जो लाइट है वो नेचर की ही फॉर्म में चलती है, वेव की फॉर्म का पता नहीं है भाई। हाँ इतना जरूर कहेंगे कि पार्टिकल की फॉर्म में चल रही है वो, ठीक है, पार्टिकल की फॉर्म में चल रही है, चलो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से कई सालों बीत गए, पता नहीं क्या जद्दोजहद चलती रही, किसी ने कहा पार्टिकल, किसी ने कहा वेव। तो एक सीधा सा सिद्धांत है, जिसने जैसा देखा उसने वैसा बताया, जिसने जैसा देखा उसने वैसा बताया। तो इस चीज का ध्यान रखना कि बहुत सालों के जद्दोजहद के बाद एक कंक्लूजन निकला, इनकी लड़ाई झगड़े के बाद जो भी एक निष्कर्ष निकला, यानी कि जो साइंस की अदालत है वो एक मुद्दे पर पहुंची, सारे मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए एक नतीजे पर पहुंचे, और वो नतीजा ये था कि जो लाइट है ना वो ड्यूअल नेचर की है, वो उसमें वेव नेचर भी होगा और उसमें पार्टिकल नेचर भी होगा। अब देखो कैसे कि अगर लाइट किसी भी मैटर से इंटरैक्ट करती है, मैटर से, जैसे कि इससे, दीवार से, इन सब से किसी मैटर से इंटरैक्ट करती है, तो भैया वहां पे लाइट अपना पार्टिकल नेचर दिखाएगी बस। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूटन ने और मैक्स प्लांक ने जो इंटरेक्शन कराया था लाइट का, वो मैटर के साथ में कराया था, इसीलिए उन्होंने बताया कि भैया ये जो चीज है वो कैसे पार्टिकल फॉर्म में। एक मिनट बस, हाँ चल रहा, चेक कर लो जरा। उसके बाद जो ये थे क्रिश्चियन हाइगेंस, इन्होंने देखा कि भैया ये जो लाइट है वो किस में चल रही है, वो वेव की फॉर्म में चल रही है। इसका सीधा सिंपल फंडा क्या था
कि वो जो इंटरेक्शन करा रहा था वो वेव्स के साथ में करा रहा था, यानी कि लाइट का इंटरेक्शन अगर वेव्स के साथ में होगा तो वहां पर वो वेव की फॉर्म में शो करेगी अपने बिहेवियर को, और अगर मैटर के साथ में कराएंगे तो पार्टिकल के फॉर्म को वो शो करेगी, पार्टिकल के नेचर को शो करेगी। ठीक है, इसी के साथ में थोड़ा और आगे चलते हैं। नेचर के लाइट का मैंने बता दिया ड्यूअल नेचर होता है। दूसरा, ये जो लाइट होती है ना, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, देखो दो तरीके की वेव होती है, एक तो सीधी आगे पीछे धक्के मार करके चलती है, एक होती है ऐसे करके चलती है। तो ये वाली जो वेव होती है इसको कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव, यानी कि जो लाइट है ना वो इस तरीके से चलती है, लाइट जो है इस तरीके से चलती है, यानी कि लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव एंड along with इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्रांसवर्स वेव में भी ये कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बेटा इस पॉइंट, अरे भाई इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना बात को, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैं लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसका सिंपल फंडा क्या है, देखो जरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको शायद नाम से समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि लाइट जो है वो दो फील्डों के बेस पे काम करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब सर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे काम कर रहा होगा, कैसे कैसे नहीं। एक चीज तो आप जानते होंगे, तीन एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिनोटेशन बनाने का प्रयास करता हूं अगर आपको समझ में आए तो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये एक बनता है जेड एक्सिस। अभी अगर मैं इसको क्यू बनाऊं तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कैसे करके मैंने बनाया है। इस तरीके से ये एक क्यूब बना दिया मैंने ये। ठीक है, अब देखना जरा बात को बारीकी से समझना, इस चीज को कोई नहीं बताने वाला है। देखना जरा, लाइट चलती इस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट। वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर, वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये जो जेड एक्सिस है ना ये होता है बच्चे मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड। अब समझो थोड़ा और बारीकी से, मैं जरा मार्कर को रख देता हूं। देखो लाइट जा रही है ऐसे, जा ऐसे रही है, अब उसकी वेव जो है वो वेव कैसे चल रही है, एक वेव चल रही है ऐसे करके, यूं करके, यूं, तो ये कौन सी हो गई वेव, मैग्नेटिक फील्ड। जेड एक्सिस वही है ना, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि जेड एक्सिस की तरफ ऐसे करके चल रही है सांप की तरह, सांप के चलने की डायरेक्शन आगे बढ़ रहा है, वो हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ लाइट। सांप ऐसे ऐसे लहर रहा है, वो जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग चल रहा है, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। अब अगर सांप ऊपर नीचे भी होने लगे साथ में ऐसे करके, ऐसे ऐसे के साथ में ऊपर नीचे भी होने लगे, यानी कि ऐसे ऐसे चलता रहे और ऊपर नीचे ऐसे करके हो, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वो फ्लो करती है। तो इसका मतलब है कि इस तरीके की वेव के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि सांप को रेंगने के लिए सरफेस होता है ना, इसी तरीके से इस वेव को फ्लो करने के लिए, चलने के लिए किसी भी सरफेस, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए इसको कहा जाता है इट डज नॉट नीड एनी मीडियम। अब इसका प्रूफ कैसे माने कि जी मीडियम की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, तो देखो जरा बात को ध्यान से समझना। सन से लेकर अर्थ तक जब लाइट आती है तो वहां बीच में कोई मीडियम नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जो लाइट है ना वो सीधा चुप पाती है एकदम, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा, है ना, कि लाइट इज ए ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये खुद कभी दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट को दिखाने में हेल्प करती है बस। ठीक है, इसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बहुत सारी प्रॉपर्टी है ना। हाँ देखिएगा, सेकंड इसी में नेचर ऑफ लाइट में, इसी का नेचर जो है सेकंड इसका, वो नेचर हो जाएगा स्पीड का, स्पीड से रिलेटेड। स्पीड होती है इसकी, देखो सबसे ज्यादा होती है पूरे यूनिवर्स में, सबसे ज्यादा स्पीड मानी जाती है स्पीड ऑफ लाइट की जो अभी तक ऑब्जर्व करा गया है। स्पीड होती है इसकी 2997924
0.58 मीटर पर सेकंड। इसका सिंपल फंडा क्या है देखो जरा, इतने सारे को याद मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद करो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, क्योंकि इस पूरे को लगभग जब राउंडिंग ऑफ करेंगे तो इतना लिख सकते हैं। यानी कि इसको लिखा जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में जो लाइट है ना वो 3 लाख किलोमीटर चल चुकी होती है। अब यहीं से एक चीज और आपको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, ध्यान से समझना मेरी बात को। इस वाले से और इस वाले से रिलेटेड एक चीज बताने जा रहा हूं मैं। 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलती है। अब एक चीज हमें पता है कि भैया लाइट का जो पथ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बहुत सिंपल फंडा है कि लाइट भैया सीधी डायरेक्शन में चलती है। क्यों चलती है, क्यों चलती है, मेन मुद्दा यह है कि क्यों चलती है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सर, देखिएगा। आप मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, 10 की स्पीड पे चल रही है, आप मोड़ सकते हैं। अचानक से टर्न आया, आपने मोड़ दिया, हल्का सा आप बैंड होंगे, झुकेंगे, उसके बाद मुड़ जाएगी। बाइक आप 80 पे चला रहे हैं, बाइक आप चला रहे हैं, ये है आपकी सड़क, बाइक आप चला रहे हैं यहाँ पे 80 की स्पीड। अगर आपने स्पीड मंदी नहीं करी तो बाइक यहाँ की जगह पता कहां जाकर मुड़ेगी, ऐसे करेगा। और यहाँ अगर खेत हुआ या नाला हुआ तो उसमें जाकर के आपका रंग बदल जाएगा, लाल प्लस काला, दुनिया भर के रंग हो जाएंगे आपके, है ना, और अंग वंग बिखर जाएंगे सब, है ना। तो स्पीड मंदी करनी पड़ती है। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो सिंपल सा फंडा देखने जरा एक चीज, स्पीड ज्यादा है तो बहुत दूर जाकर के टर्न ले पा रही है बाइक। अब 80 से मैं और ज्यादा कर दूं, 200 कर दूं, और ज्यादा दूर जाकर के टर्न लेगी फिर कहीं, है ना। लाइट की स्पीड कितनी है, इसको मुड़ने के लिए कितना स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो भैया कई करोड़ किलोमीटर का एरिया चाहिए इसको मुड़ने के लिए। और फोर्स भी तगड़ा चाहिए, क्योंकि मोड़ने के लिए हम फोर्स हल्का से लगा देते हैं, हैंडल स्टीयरिंग को मोड़ देते हैं आराम से। इसको मोड़ने के लिए ना बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और इस मुड़ तो सकती है लाइट, ध्यान से समझना बात को। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन मुड़ भी सकती है, मुड़ भी सकती है, मगर मोड़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और वो फोर्स कौन देगा, सन देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मैसिव बॉडी अगर कोई है तो वो सन है हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है। तो सन अगर मोड़ना चाहे तो लाइट को मोड़ सकता है, और मोड़ता भी है। कैसे मोड़ता है वो समझ लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये सन है और यहाँ पे अर्थ है, स्टार को यहाँ पे है, यहाँ पे ये स्टार है, बहुत दूर है, और यहाँ से लाइट आ रही है, इस तरीके से जानी ऐसे चाहिए थी, बिल्कुल आगे जानी चाहिए थी, लेकिन सन ने क्या करा कि इसको मोड़ दिया, इसको ऐसे ऐसे मोड़ दिया, और मोड़ने के बाद यहाँ पे ये फिर एकदम स्ट्रेट चलेगी, यहाँ पे बेंड हो जाती है। अब अगर हमारी अर्थ यहाँ होती और है यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस है ना, वो अर्थ 50 साल में कवर करती है उसको। कितने में, 50 साल में। इसका सिंपल फंडा ये है कि सर जब भी हम कोई स्टार देख रहे हैं ना, तो वो 50 साल पहले की पोजीशन दिखाई देती है हमको, आज की नहीं दिखाई देती। आज जो हमको तारे दिखाई देंगे ना, वो आज से ठीक 50 साल पहले वहां पे रहे होंगे जहां आज दिखाई देंगे, यहाँ पे। अब मेरा पॉइंट था कि इस जो लाइट है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में चलती है। ये रीजन क्या है इसका, आप बोलेंगे सर स्पीड, क्योंकि मैंने स्पीड के अकॉर्डिंग समझाया है, लेकिन थोड़ा और बाल की खाल निकालने की अगर मैं कोशिश करूं तो बच्चे स्पीड नहीं है, फिर क्या है, ये स्पीड मिली कहां से है, उसके वेव के फॉर्म के नजरिए से। अगर वो पार्टिकल की तरह चलती तो पार्टिकल की तरह वो कहीं भी कैसे भी टर्न ले सकती थी, लेकिन वेव की फॉर्म में वो टर्न ले ही नहीं सकती, इसीलिए वो रेक्टिलिनियर पथ पर चलती है। यानी कि एग्जैक्ट रीजन जो है, रेक्टिलिनियर पथ का जो रीजन है ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर द प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज रेक्टिलिनियर ड्यू टू, तो क्या लिखेंगे आप वहां पे, आप लिखेंगे इट्स वेव नेचर, इसके वेव नेचर की वजह से वो चलती है सीधी एकदम। किससे चलती है, इट्स वेव नेचर, या फिर वेवलेंथ आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर, वेवलेंथ। अब एक नई टर्म आ गई सर, वेवलेंथ क्या चीज है ना। चलो इसको भी थोड़ा सा समझा देते हैं। आई होप कि आपके यहां तक समझ में आ गया होगा, उतारना चाहे तो उतार सकते हैं, मैं हट जाता हूं साइड में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में करते रहना। देखिए
पहले मैं इसको रफ कर दूं जल्दी जल्दी। देखिएगा, हाँ, वेव जब भी कभी चलती है ऐसे चलती है, ऐसे करके, ये वेव होती है, तरंग होती है। इस तरंग के पहले वाले ऊंचे पार्ट से लेकर के दूसरे वाले ऊंचे पार्ट तक की जो डिस्टेंस होती है, इनको बेटा ऊंचे वाले पार्ट को क्रेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? क्रेस्ट। और नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है ट्रो। ठीक है, ये जितने भी ऊंचे वाले पार्ट हैं सारे क्रेस्ट हैं, ये नीचे वाले पार्ट जितने भी ट्रो हैं। तो क्रेस्ट से लेकर क्रेस्ट तक की जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को कहा जाता है वेवलेंथ, और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करा जाता है लैम्बडा से, उल्टा वाई बनाया जाता है इसको, यानी कि LAMBDA, लैम्बडा इसको कहा जाता है। ठीक है सर, यहां से लेकर यहां तक को कहा जाता है वेवलेंथ। अब लाइट जो बहुत तेजी से चलती है और तेजी से चलने की वजह से इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है। छोटी कितनी होती है? तो सर इसकी जो वेवलेंथ है, जो विजिबल लाइट है, सिर्फ मैं विजिबल लाइट की बता रहा हूं अभी, जो विजिबल लाइट है ना, उस विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक चलती है। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 400 नैनोमीटर, यानी कि 1 मीटर का इतना पार्ट, 2 9 2 11 माइनस का 7 मीटर, इतना ये चलता है सर। इतने 1 मीटर का इतना पार्ट, आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि 5 और 2 7, यानी कि 4 करोड़, 1 मीटर का 4 करोड़वां हिस्सा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 करोड़ का, 1 मीटर का 4 करोड़वां हिस्सा है। इस तरीके से करेंगे, है ना, ऐसे करना है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, हमें इसी पे समझाइए। चलो, यहां से लेकर के यहां तक का एक चक्कर होता है, एक साइकिल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? साइकिल, क्योंकि इसके बाद वो फिर से इसी के जैसा दिखना स्टार्ट हो जाता है। देखो जरा, उसी के जैसा दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, इस तरीके से। तो 1 सेकंड में जितने साइकिल चलेगा उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर 1 सेकंड में 2 चला, मानकर चलो हम यहां से लेकर यहां तक मान लेते 2 सेकंड में चल रहा है, तो कितनी फ्रीक्वेंसी होती है इसकी? 2 होती बस। अब ये पता कितना चलता है? ये चलता है बच्चे 750 टेराहर्ट्ज से लेकर के 375 टेराहर्ट्ज। अब ये टेरा क्या है ना, ये समझ में नहीं आया होगा टेरा क्या चीज है। तो श्रीमान मैं आपको बता दूं, आप फाउंडेशन फर्स्ट की पहली वीडियो देखेंगे, आपको उसमें मिल जाएगा प्रेफिक्सेस ऑफ एसआई यूनिट्स। उसमें आपको मिलेगा कि टेरा का मतलब होता है, क्या होता है सर, कि टेरा मीन्स होता है 10 टू द पावर -12। समझ रहे हो? यानी कि 1 सेकंड में बहुत सारे साइकिल कंप्लीट कर लेता है ये, इसीलिए, है ना। हाँ देखिए, हाँ तो मैं बात कर रहा था, जो लाइट है वो अपनी रेक्टिलिनियर पथ पर जो प्रोपगेट करता है वो किसकी वजह से करता है? तो वो इसकी शॉर्ट वेवलेंथ यानी कि छोटी वेवलेंथ की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं इसके वेव नेचर की वजह से वो प्रोपगेट करता है, स्पीड की वजह से नहीं करता है। स्पीड कहाँ से आती है ये चीज समझिए। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था वो स्पीड के वजह से बताया था ना, लेकिन वो स्पीड मिलती कहाँ से है? तो वो स्पीड वेवलेंथ इनसे मिलती है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इसके वेव नेचर से मिलती है, वो स्पीड जो मिलती है। इसीलिए कहा गया है कि पूरा मतलब उसकी स्पीड क्या नहीं है, किसका है? वेवलेंथ या फिर वेव नेचर का। इतना ध्यान रखना। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए या क्वेश्चन में पूछा जाए कि जी द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रेक्टिलिनियर पाथ ऑफ लाइट इज ड्यू टू इट्स वेवलेंथ या फिर इट्स वेव नेचर, वेलोसिटी मत लगा देना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इसकी स्पीड की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नोट करना चाहो तो कर सकते हैं। एयर
में और वैक्यूम में लगभग, मैं फिर से बता रहा हूं, लगभग बराबर होती है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होती है। एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो है लगभग बराबर होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। मैं वही बात करूं कि वाटर में कितनी होगी, तो श्रीमान वाटर में होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और अगर ग्लास की बात करूं, ग्लास मतलब कांच, तो कांच में इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपको दिख भी रहा होगा कि एयर में सबसे ज्यादा, एयर वैक्यूम में सबसे ज्यादा है, वाटर में उससे कम है, और ग्लास में सबसे कम होता है। ठीक है, एंड आई होप कि आपके यहां तक समझ में आ गए होंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं जो कि बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, है ना। बाकी आगे आप देख लेते हैं क्या क्या है। ये सारा मैंने बताया आपको नेचर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का जो नेचर होता है वो इस तरीके से होता है। एंड आई होप कि आप नोट्स भी बना रहे होंगे अपने साथ में, है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक एक चीज नोट करते चलना, एक एक बिल्कुल बाल की खाल मिलेगी आपको यहाँ पे, बिल्कुल डीप नॉलेज मिलेगी। और ध्यान रखना, अगर आप इसी चैनल के साथ बने रहे ना और लास्ट तक ही मेरी सारी वीडियो देखते रहे, आप 12th के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। उनके डाउट्स सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं कर पाए तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। 100% भाई आप कर पाओगे। इतना मत, मेरी बात को ज्यादा दिल पे मत लेना, कभी 12th के लेवल के अपर लेवल पे पहुंचो। मेरा कहने का मतलब है कि 12th वाले बच्चों के जो 2-4 होते ना, अरे बैक बेंचर वाले बच्चे, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कभी दिल पे ले जाओ बात को। हाँ, अब हम बात कर लेते थोड़ा, नेचर तो हमने देख लिया लाइट का। अब लाइट के सोर्स की बात कर लेते कि लाइट के सोर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बाल की खाल मिलेगी, बस वही चीज आपको फोकस करना है ना। पूरा नॉलेज का भंडार मिलेगा आपको, बस डटे रहना है, तो रुक नहीं तो झुक नहीं, है ना। देखिएगा, बात करते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट। सोर्सेस ऑफ लाइट, इस सोर्सेस ऑफ लाइट में सबसे पहले मैं चीज बात कर लेता हूं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। दीप्त और प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं या स्रोत, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, या सोर्सेस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सोर्सेस लिख लेते हैं। सोर्सेस, देखिएगा, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस, देखो देसी भाषा में बता रहा हूँ, डेफिनेशन तो आप कहीं से भी याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं सिर्फ अपनी भाषा में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ल्यूमिनस बोला जाता है श्रीमान, जो ऑब्जेक्ट या जो सोर्स अपने आप लाइट को एमिट करे, निकाले, जैसे कि CFL जल रही है तो अपने आप निकाल रही है अपने अंदर से, ये CFL अपने अंदर से निकाल रही है, सन अपने अंदर से निकालता है लाइट को। जलती हुई कैंडल, ध्यान रखना, जलती हुई, बिना जले नहीं, जलती हुई कैंडल अपने अंदर से लाइट निकालती है जल करके, और बिना जले लाइट नहीं निकाल पाती, है ना। यानी कि वो सोर्स या वो ऑब्जेक्ट जो अपने खुद के लाइट से चमकते हो, जो ऑब्जेक्ट अपने खुद की लाइट से चमकते हो, उनको कहा जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या ल्यूमिनस सोर्सेस। ठीक है, जो दूसरों की लाइट से चमकते हो उनको कहा जाता है नॉन ल्यूमिनस सोर्स। जैसे कि मैं आपको CFL की लाइट से चमक रहा हूं, तो इसका सीधा मतलब है कि मैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हूं। अगर CFL चमक रही है तो इसका सीधा मतलब है कि वो ल्यूमिनस है, क्योंकि वो अपनी खुद की सेल्फ की लाइट से चमक रही है। सन अपनी सेल्फ की लाइट से चमक रहा है। अगर मैं बात करूं मून की, चंद्रमा की, तो ध्यान रखना, चंद्रमा पे अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है, तो वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। वो चमकता किससे है? सन की लाइट से। अब आप ये मत कहना कि सर जिस टाइम चंद्रमा चमकता है उस टाइम पे सूरज नहीं होता, उस टाइम पे अर्थ यहाँ, मून यहाँ, सन वहां, और हम ऊपर। हमें सन दिखेगा नहीं लेकिन मून दिख जाएगा, लेकिन मून तक जो लाइट आ रही है वो सन की वजह से आ रही है। बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं हूं ना, परेशान ना हो, आपको पूरा प्रैक्टिकली करके भी समझाया जाएगा, बस थोड़ा सा आपके सपोर्ट की जरूरत है। जिस दिन मुझे एक अच्छी सी खुशी देंगे आप सब्सक्राइबर के फॉर्म में, एक फैमिली के फॉर्म में,
कि हाँ मेरे पास बच्चे बहुत हैं, अब मैं समझा सकता हूँ इजीली, धुआं उड़ा दिया जाएगा। देखिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो अपनी खुद की सेल्फ की लाइट से चमकते हैं ल्यूमिनस, जो सेल्फ की लाइट से नहीं चमकते वो नॉन ल्यूमिनस सोर्स होते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि जी रियल और वर्चुअल सोर्स क्या होते हैं। रियल सोर्स और वर्चुअल सोर्स। तो बच्चे, रियल और वर्चुअल सोर्स को पहुंचने या समझने से पहले एक छोटी सी चीज हम समझ लेते हैं। क्या सर? मैंने आपको बताया कि लाइट चलती है ऐसे ऐसे करके, है नहीं, ऐसे ऐसे करके और ऐसे करके आगे बढ़ती है। तो ये जो चीज है ना, जो आगे करके बढ़ रही है, यानी कि उसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? उसको हमने नाम दिया यहाँ पे क्या? रे। क्या नाम दिया सर? RAY, रे। ठीक है, अब जैसे कि ये है तो ये रे हो गई। अब अगर मैं और 2-3 रे मिला तो बिल्कुल पैरेलल, तो ये हो जाएंगी पैरेलल रे, पैरेलल रे। अब अगर मैं कोई भी रे इस तरीके से बनाऊं, देखना जरा ध्यान से, ये कौन सी रे है? तो आपको दिख रहा होगा कि आ तो कहीं और से रही है, लेकिन किसी एक पॉइंट पर जाकर के मिलेंगी, ऐसा हमें लग रहा है। मिलेंगी, फ्यूचर में मिलेंगी कभी ना कभी। जो फ्यूचर में मिलेंगी उनको हम कहते हैं कन्वर्जेंट। क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट रे। जो हिंदी वाले बच्चे हैं, बेटा पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ नाम ही अंग्रेजी में यूज कर रहा हूं, बाकी मेथड, बाकी समझाने का तरीका, बाकी सारी चीजें एक जैसी हैं, बस सिर्फ लिखने वाली भाषा जो है मेरी अंग्रेजी है, बाकी बोल तो मैं हिंदी में ही रहा हूं, है ना। हाँ, तो कन्वर्जेंट रे हो गया। अब डाइवर्जेंट की मैं बात करूं तो किसी एक पॉइंट से निकल करके जाने वाली जो रे होती हैं उनको कहा जाएगा डाइवर्जेंट रे। आपने कहीं देखा भी होगा तो डाइवर्जेंट का सीधा मतलब होता है अलग अलग कर देना, यानी कि इस पॉइंट से अलग अलग कर दी हमने रे, तो ये हो जाएंगी डाइवर्जेंट रे। और ये जहां एक पॉइंट पे मिलेंगे वो हो जाएंगी कन्वर्जेंट रे। अब समझते हैं रियल एंड वर्चुअल सोर्स। तो सर मुझे छोटे से मेरे एक डाउट है, जो सन है उस सन से क्या एक डायरेक्शन में लाइट जाती है या हर डायरेक्शन में जाती है? हर डायरेक्शन में जाती है। मैं छोटा सा सन बना लेता हूं यहां पे, हर डायरेक्शन में लाइट चलेगी, ऐसे 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 ऐसे। मैं एक ही पॉइंट मान लेता हूं, मैं छोटा सा रीजन यही मान लेता हूं कि यहां से लाइट कैसे कहां कहां जाएगी, ऐसे भी 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 जाएगी। एक ही पॉइंट मान लिया मैंने सन का, अगर कि भैया इसी पॉइंट की मैं बात करूं तो यहां से कहां कहां ऐसी तो जाएगी। कौन सी वाली रे है? डाइवर्जेंट है कन्वर्जेंट है? डाइवर्जेंट रे। सन रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, काल्पनिक, इमेजिनरी, जैसे कि हाँ पता नहीं है कि नहीं और सिर्फ कल्पनाओं में है, तो रियल होता है। डाइवर्जेंट निकल रही है तो इसका मतलब ये है कि वो सोर्स, जिस सोर्स से जो रे हैं वो कैसी निकल रही है? डाइवर्जेंट होती हुई निकल रही हैं, तो वो रियल सोर्स होता है। यानी कि a source is said to be real if it gives divergent beam of light। बीम मैंने यूज करा बेटा, देखो जब बहुत सारी रे मिल जाती हैं तो उनको बीम कहा जाता है, बीम ऑफ लाइट। जहां पे बहुत सारी रे मिल जाए उसको बीम ऑफ लाइट कहा जाएगा। यानी कि a source is said to be real if it gives divergent beam of light। अगर ये डाइवर्जेंट बीम देता है। अब अगर कोई सोर्स ऐसा है कि पता नहीं फैला करके दे रहा हो, किसी एक पॉइंट पे जाके कहीं मिलेंगी वो लाइट, तो वो वर्चुअल है भैया, ऐसा होता ही नहीं है। आप CFL देख लो, CFL जल रही है यहाँ पे, उजाला यहाँ भी आएगा, वहां भी जाएगा, यहाँ भी हर पॉसिबल डायरेक्शन में फैलेगा। इसका मतलब एक पॉइंट से निकल करके जा रही है सारी लाइट, दैट मीन्स कि डाइवर्जेंट बीम है, तो वो रियल सोर्स है। वर्चुअल सोर्स सिर्फ कल्पनाओं में है नहीं। क्या हाँ इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं सर कि एक्चुअल में होता क्या है, फिर कहाँ है, क्यों हमने नाम लिया? बिल्कुल हो सकता है सर। कैसे, वो समझ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सर जब ये डाइवर्जेंट रियल है, ये वर्चुअल वाले आपने इसका, रियल वाले का आपने एग्जांपल दे दिया सन CFL, कन्वर्जेंट वाले का भी आप एग्जांपल दीजिए, दैट मीन्स कि वर्चुअल सोर्स का भी एग्जांपल दीजिए। चलो बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको समझा देता हूँ, समझना मेरी बात को, शब्दों को, है ना। देखो जरा, दुबई में जाते हैं इसको समझने के लिए। हम गए दुबई में, बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी इमारत है,
कांच की है, लेकिन ये है ना किसकी है, कांच की। हाँ, यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, ना हुआ तो कोई दिक्कत ना। एक वहां पे दुबई में एक इमारत है ऐसी करके बनाई गई, हल्की सी ऐसे करके है ऐसी, वही मैंने मुझे पिक्चर्स में देखा मैंने उसको, है ना। अब यहां से जो सोर्स है वो ऐसे गया, लाइट ऐसे गई, 3 रे निकाल लेते हैं बस हम अपने काम की। यहाँ सड़क है, यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है, मलूक सी गाड़ी हमने बना दी, एम्बेसडर है मान लेना, IS वाली, है ना। यहाँ पे बत्ती लगा दी मैंने, लाल बत्ती वाली। हाँ, दुबई में इंडिया की गाड़ी, कोई दिक्कत ना, क्यों घबरा रहे हो, सुनो तो सही, बात को समझो बस। यहाँ पे डाइवर्जेंट होती जा रही है रे, दैट मीन्स कि रियल सोर्स है। कैसा है, रियल सोर्स है। इसका मतलब कि वास्तव में यहां से लाइट निकल रही है, इसकी अपनी खुद की लाइट है। अब ये जो गाड़ी है, यहां पे जो लाइट आएगी वो ऐसे करके आएगी, ऐसे आती है और आएगी। क्यों आएगी अभी इसी वीडियो में आपको पता चलेगा, देखना जरा। लाइट आई ऐसे करके, अब ये जो रे है, ये 3 वाली, ये वाली इधर वाली, ये डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है। कैसे कि अलग अलग पॉइंट से मिलकर के किसी एक ही पॉइंट पर आकर के मिल रही हैं। इसका मतलब क्या है कि सर जहां से ये रिफ्लेक्ट हो रही है ना, ये जो बिल्डिंग है जहां से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वो वर्चुअल सोर्स है, वो वर्चुअल सोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एम्बेसडर है, उस एम्बेसडर के लिए जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग वर्चुअल सोर्स है। वास्तव में इस बिल्डिंग के पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है, लेकिन दूसरे की लाइट से जल रही है और उसी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि भैया ये वर्चुअल सोर्स है। समझ में आ गया? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मिरर लगा करके, मिरर ही लगा रखा है, पूरी मिरर वाली बिल्डिंग है, तभी तो रिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो इस तरीके से बनाया जाता है वर्चुअल सोर्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, रियल सोर्स और वर्चुअल सोर्स। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्टिकल मीडियम की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान से देखना, आपसे पूछा जा सकता है। इसी सोर्स ऑफ लाइट के अंदर पढ़ेंगे इसको भी हम, और टॉपिक है आपका ऑप्टिकल मीडियम। अरे राम, नोट्स बनाते चलना बच्चे। ऑप्टिकल मीडियम सब टॉपिक है इसी के अंदर का, ऑप्टिकल। अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चों मुझे बताओ कि ऑप्टिकल मीडियम कितने होते हैं। आप बताएंगे सर 3 तरीके से। कितने तरीके के? 3 तरीके के। कौन कौन से? आप बोलेंगे सर पहला होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट, तीसरा होता है ओपैक। यही आप बोलने वाले हैं। और मैं कहूं सर आप नाम गलत बोल रहे हैं। होते 3 तरीके से ही है ऑप्टिकल मीडियम, लेकिन नाम गलत है आपके। कैसे? देखो मेरे बच्चे, इतना ध्यान से देखना। ऑप्टिकल मीडियम होता 3 तरीके से है। पहला होता है अपनी वेलोसिटी के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी। तीसरा सेकंड टाइप होता है उसका ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। एंड थर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ विजन। और आपने जो 3 तरीके से नाम बताए थे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक, वो ऑन द बेसिस ऑफ विजन बताया था। ये 2 तो आपने बताए ही नहीं, दैट मीन्स कि आपका वो गलत हो गया, है ना। ऑप्टिकल मीडियम 3 तरीके से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ विजन। अब इन तीनों को मैं समझा देता हूं। वेलोसिटी के बेसिस पे 2 तरीके से होता है। एक होता है आइसोट्रोपिक, यानी कि मैं लिख देता हूं आइसोट्रोपिक मीडियम, मीडियम, और एक होता है एनिसोट्रोपिक मीडियम, एनिसोट्रोपिक मीडियम। ये वेलोसिटी के बेस पर होता है। मतलब क्या है सर, आप मुझे हमें समझाइए। देखिए ऐसे मीडियम
वो कोई भी हो, चाहे लिक्विड गैस कोई भी हो। ऐसे मीडियम, जिन मीडियम के अंदर किसी भी पॉइंट पर लाइट की स्पीड एक जैसी हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, दैट मीन्स कि वो आइसोट्रोपिक मीडियम होगा। ठीक है, कैसा मीडियम होगा सर? आइसोट्रोपिक मीडियम होगा। एनिसोट्रोपिक मीडियम वो मीडियम होगा सर जिस मीडियम के अंदर किसी भी पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी होती है, कहीं भी अलग अलग हो जाएगी। जैसे कोई एक मीडियम है, इस पॉइंट पे अलग वेलोसिटी, इस पॉइंट पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, वो हो जाता है एनिसोट्रोपिक मीडियम। ठीक है सर, हमें एग्जांपल समझाइए, अभी समझ में नहीं आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, आइसोट्रोपिक मीडियम का सीधा सिंपल सा फंडा है कि भैया एक तो वाटर, एग्जांपल मैं बता रहा हूं, वाटर, ग्लास और बेंजीन आप लिख सकते हैं, है ना, बेंजीन भी आप लिख सकते हैं। बेंजीन भी आइसोट्रोपिक होती है क्योंकि बेंजीन में किसी भी पॉइंट पे स्पीड सेम रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। एनिसोट्रोपिक मीडियम कौन कौन से होते हैं, फिर एग्जांपल देख लेते हैं। आपने शायद नाम सुना हो क्वार्ट्ज का। अब ये मत बोलना सर हाँ सुना है, घड़ी का एक ब्रांड है घड़ी की सोनाटा क्वार्ट्ज, ये वो वाला सिस्टम ना है ना, वो थोड़ा सा अलग है। ये एक एलिमेंट होता है, मतलब एलिमेंट क्या कहें, एक सब्सटेंस होता है, मटेरियल होता है क्वार्ट्ज। और एक होता है कैल्साइट, ये किसी का अवयव होता है, मतलब इसको क्या कहें तो, और होता है अयस्क होता है कैल्साइट। ये क्वार्ट्ज और कैल्साइट के हर पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी होती है, इसीलिए उसको कहा जाता है एनिसोट्रोपिक मीडियम और इसको कहा जाएगा आइसोट्रोपिक मीडियम। सर कंपोजिशन के बेसिस पे दो तरीके से होते हैं, कंपोजिशन के बेसिस पे भी दो तरीके से। कौन सा होता है? होमोजीनियस, ये तो आपने सुना सुना सा लग रहा है, होमोजीनियस मीडियम और हेटेरोजीनियस मीडियम। देखो स्पेलिंग में मत जाना, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक हो जाए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। मीडियम, मीडियम, होमोजीनियस मीडियम और हेटेरोजीनियस मीडियम। इसका फंडा क्या है सर? जो ऊपर से लेकर नीचे तक देखने में, हमको देखने में एक जैसे लगे, वो होमोजीनियस मीडियम होता है, होमोजीनियस मीडियम होता है। जैसे कि बिल्कुल प्योर वाटर आप लेकर चलें, प्योर वाटर या फिर ग्लास, ऊपर से लेकर नीचे तक देखने में एक जैसे लगते हैं साला। हेटेरोजीनियस मडी वाटर, मडी वाटर मतलब होता है कीचड़ वाला पानी, पता नहीं उसमें ऊपर साफ है नीचे साफ है, नीचे कितना गंदा है, क्या क्या भरा पड़ा है, क्या क्या नहीं है ना, मडी वाटर हो गया। इस तरीके से एयर हो गई, एयर भी आपका हेटेरोजीनियस है, ध्यान रखना। क्यों है सर? देखो एयर को जब ऊपर देखते हैं, अर्थ के सराउंड बहुत ऊपर जाते हैं, तो वहां पे एयर की डेंसिटी कम होती है, नीचे आने पर डेंसिटी बढ़ती जाती है और सबसे ज्यादा डेंसिटी हो जाती है यहाँ पे आकर के, जो कि डेंसिटी STP पर होती है 1.28 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी होती है एयर की। आई रिपीट, मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, हालांकि लिखा हुआ मिल जाएगा ये आपको, और ये मिलेगा किसमें पता है? फाउंडेशन फर्स्ट की जो क्लास चल रही है साथ में, उसके पहले वाले लेक्चर में मिल जाएगा आपको। डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर होती है 1.28, जिसको अप्रोक्सीमेशन में 1.3 लिखा जाता है ना, 1.3 माइनस किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इतना ध्यान रखना, जो डेंसिटी निकाली गई है वो STP पर निकाली गई है, सॉरी NTP पर, NTP पर निकाली गई है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, 1 ATM पर निकाली गई है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर निकाली गई है। चलिए देखिए, अब विजन के बेसिस पे भी बच्चे 3 तरीके से होते हैं, ये तो आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ट्रांसपेरेंट, जिनके आर पार देखा जा सकता है या लाइट जा सकती है। ट्रांसलूसेंट, जिनके आर पार धुंधला धुंधला देखा जा सकता है, मतलब बिल्कुल साफ क्लियर ना दिखाई दे या लाइट थोड़ी थोड़ी जाए। और ओपेक, जो बिल्कुल ही छाती ठोक कर खड़ा हो जाए कि मैं जाने ही ना दूं, है ना। ट्रांसपेरेंट यानी कि जैसे कि ग्लास, वाटर। ट्रांसलूसेंट, जो ऑफिस वगैरह में आपने देखे हो, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी के जो ऑफिस होते हैं ना, वहां पे एक टेपिंग कर दी जाती है कांच के ऊपर, ब्लर कर देती है वो,
ये तो बता देती कि अंदर लाइट जल रही है या ऑफ है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है कैसे है नहीं दिखता। वो होता है ट्रांसल्यूसेंट, ब्लर कर देगा, क्लियर ना दिखाई देगा, है ना। और ओपेक, जैसे कि ये बोर्ड है, दीवार है, बोर्ड के आर पार देख नहीं सकते, लाइट जा नहीं सकती, दीवार के आर पार लाइट जा नहीं सकती, तो ओपेक हो गया। ठीक है, आई होप कि आपकी यहाँ तक पूरा डिटेल में और अच्छा से समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक बारीकी का ध्यान रखा है, कोई छूट गई हो तो अगली वीडियो में बता देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो देखिएगा, हालांकि छोटा नहीं है कुछ भी। चलिए अब आगे स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, ब्रांचेस ऑफ ऑप्टिक्स। क्योंकि ऑप्टिक्स ही हम पढ़ेंगे तो ऑप्टिक्स की ब्रांच क्या क्या है, पहले थोड़ा सा अपना एक हल्की सी नजर डाल लेते हैं, प्रकाश डाल देते हैं इस पर। ब्रांचेस ऑफ ऑप्टिक्स, तो इसकी जो ब्रांच होती हैं वो 3 तरीके की ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस ऑफ ऑप्टिक्स। ये बता क्यों रहा हूं बेटा, एक एक चीज ध्यान रखना। आपके एनटीएससी, केवीपीवाई या फिर फाउंडेशन के लिए जो एग्जाम्स आप प्रिपेयर करते हैं, जो एग्जाम्स लिए जाते हैं कोचिंग सेंटर्स में, बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम्स लिए जाते हैं बच्चों के, तो वहां तक पहुंचने के लिए आप इन्हें तैयार करके जाइएगा, रोक नहीं सकता कोई भी। देखिएगा, ये मैं बताने के पीछे की भी वजह है कि यहां से भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं, तो देखिएगा, बहुत स्टडी करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने क्या क्या चीजें करी है ना। देखिए, ब्रांचेस ऑफ ऑप्टिक्स, तो सबसे पहले होती है फिजिकल ऑप्टिक्स। कि सर फिजिकल ऑप्टिक्स में जो लाइट होती है ना, वो लाइट एज वेव की तरह काम करेगी यहाँ पे, यानी कि लाइट के वो फेनोमेना का हम ट्रीटमेंट करेंगे जहां पे वो वेव की फॉर्म में ट्रीट करेगी, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन एटसेट्रा, है ना। अब यहाँ पे क्या है सर, हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्वांटम, नाम बहुत अच्छा है, कई बार सुना भी है हमने वैसे, क्वांटम ऑप्टिक्स, जहां पे लाइट को किसी मैटर के साथ में इंटरैक्ट करा जाता हो या एटम के साथ में इंटरैक्ट करा जाता हो, वहां पे क्वांटम ऑप्टिक्स आती है। और एक किस किस में आती है तो वो समझ लेते हैं, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, है ना, रमन इफेक्ट हो गया, और कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, इस तरीके से। अब ये क्या है सर, ये है जी जियोमेट्रिक, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्या, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, यानी कि इस ऑप्टिक्स के अंदर उस लाइट के उस नेचर का ट्रीटमेंट करा जाएगा जहां पे दोनों को कंबाइंड करके लिया जाएगा। जैसे कि लाइट को कहीं पे माना जाएगा, हाँ, लाइट को कहीं पे माना जाएगा वेव, कहीं पे माना जाएगा पार्टिकल, और यहाँ पे माना जाएगा दोनों को मिला करके। या फिर सीधा बात करें कि जिसमें पियरे फॉर्मेट थ्योरी, पियरे फॉर्मेट थ्योरी एप्लीकेबल होती हो, वहां पे ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, इसके नाम से भी पता चल रहा होगा आपको, ज्योमेट्रिक यानी कि इसका अरे ज्यामिति बनानी है, रे डायग्राम बनाने हैं, वैसी वाली ऑप्टिक्स को हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, पियरे फॉर्मेट थ्योरी एप्लीकेबल होगी। अब आप सोचोगे सर ये पियरे फॉर्मेट थ्योरी क्या है, तो बच्चे पियरे फॉर्मेट थ्योरी वो थ्योरी है, इसका सीधा स्टेटमेंट ये है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल, लाइट ऑलवेज ट्रेवल थ्रू द पाथ इन विच द लाइट टेक्स लीस्ट टाइम। हिंदी में बता देते हैं, क्यों कष्ट ले रहे हो। लाइट हमेशा, यानी कि प्रकाश हमेशा उस रास्ते को चुनता है जिस रास्ते पर सबसे कम समय लगता है। यह होता है पियरे फॉर्मेट थ्योरी। पूरा डिटेल में अभी नहीं बताएंगे, पूरा डिटेल में आप पढ़ेंगे 12th में जाकर के, अभी आपको बेस क्लियर करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। हाँ, यानी कि देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे वेव नेचर, यहाँ पे आपका कौन सा नेचर, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, और यहाँ पे आपका रे नेचर चलेगा। फिर रे नेचर, रे नेचर को आप ऐसे समझ सकते हैं, वेव और इसका कंबाइंड करके छोटा फॉर्म बनती है उसकी, कंबाइंड करके दोनों को छोटी फॉर्म बनती है रे नेचर की, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं शैडो की, यानी कि शैडो क्या होता है, छाया शैडो,
देखिएगा, शैडो की हम बात कर लेते हैं, है ना। शैडो की बात करने से पहले एक छोटी सी चीज आपने कभी एहसास करा हो, तो जब हम कभी वहां बैठते हैं, कहाँ, अपने घर में, अपने घर में बैठे हैं, गांव देहात के बच्चे ज्यादा इस चीज को अनुभव कर पाते हैं क्योंकि ज्यादा कनेक्ट होते हैं ना वो नेचर के लिए, नेचर के साथ। शहर वाले तो भैया एसी में पड़े रहे, वे कहाँ। देखो, जब आप किसी बंद कमरे में लेटे हो और किसी खिड़की या दरवाजे के छोटे से होल से, छोटे से सुराख से कोई लाइट आती हुई दिखाई दे रही हो, एक्चुअल में लाइट तो वो होती नहीं है, वो पार्टिकल्स दिखाई देते हैं एयर के, लाइट तो दिखाई ही ना देती है ना, तो हमें दिखाई दे रही हो, तो वो जो पॉइंट होता है ना, उसको हम कहते हैं पॉइंट सोर्स। क्या कहते हैं? पॉइंट सोर्स। ठीक है। अब यहां पे हम थोड़ा सा शैडो के अंदर ही हम बात कर लेते हैं पॉइंट सोर्स की। पॉइंट सोर्स मैंने शायद आपको पहले भी अभी बताया था, पॉइंट शायद मैं छूट गया है, वो पॉइंट सोर्स है ना, पॉइंट सोर्स छूट गया था, अभी माइंड में आ गया है। पॉइंट सोर्स वो सोर्स होता है जो सोर्स बिल्कुल बहुत छोटा सा हो, जैसे भी पिन होल है, यानी कि किसी भी एक सोर्स या बल्ब को पूरे को काला पेंट कर दे, काला पेंट करने के बाद एक सुई ले और ऐसे टक मार दे, उसमें हल्का सा एक छेद सा बन जाएगा जहां से लाइट आ सके, इसी को कहा जाता है पॉइंट सोर्स, है ना। अब देखो जरा, हम बात कर रहे थे पिन होल कैमरा की। शैडो बनाने के लिए बहुत अच्छा काम आता है पिन होल कैमरा। हाँ, रूम का मैं एग्जांपल दे रहा था, उस रूम में आप ऐसे बैठे हैं, यहां से लाइट आ रही है, ये आ रही, बहुत तगड़ी, अच्छे तरीके से आ रही है। ठीक है। अब देखिएगा जरा, अगर कोई इंसान आपके इस रूम से, यानी कि ये सड़क जा रही है, आप यहाँ बिस्तर पे लेटे हैं या अच्छे से, या आप इधर की तरफ फेस करके लेटे हैं, इधर की तरफ दीवार की तरफ फेस करके लेटे, यहाँ कोई इंसान ऐसे करके जा रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे जो इमेज बनेगी ना, वो इस इमेज में आपको इंसान दिखाई देगा जाता हुआ ऐसे। अगर आपने कभी फील करा हो तो आपको पता होगा कि हाँ, सच में ऐसा होता है। किसी चौखट या किसी दरवाजे के नीचे से जब लाइट आती है, कोई इंसान ऐसे जा रहा होता है, हमको वो ऐसे दिखाई देता है जाता हुआ, ऐसे जाएगा, यहाँ ऐसे बनेगा। इसका मतलब क्या है भाई? अपोजिट बन रहा है, अपोजिट। अब है ना, इसी तरीके से हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके एक बनाते हैं पिन होल कैमरा। क्या बनाते हैं सर? पिन होल कैमरा। इसके लिए हमने क्या करा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया। यहाँ पे हमने बनाई क्या? स्क्रीन। स्क्रीन यहाँ पे हमने क्या करा? पॉइंट सोर्स बना दिया। बहुत छोटा सा कट करना है, बहुत छोटा सा, मामूली सा। यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, इसका नाम रखा मैंने ए बी। अब देखना जरा एक चीज, यहां से मैं लाइट इंसिडेंट करूं इस पिन के अंदर, पिन होल के अंदर, अंदर ऐसे निकल के जाएगी भाई, ऐसे तो है नहीं, यहां से और यहां यूं चली, है ना। अब यहां से गई तो लाइट ऐसे करके, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो हेड है वो नीचे आ गया और जो इसका फुट है वो ऊपर पहुंचा। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट जो बना है वो उल्टा बन गया। इसी को कहा जाता है पिन होल कैमरा, और आप बना भी सकते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पे आपकी इतनी सेंसिटिव स्क्रीन लगानी है कि अगर एक बार वहां पे लाइट पड़ जाए तो उसको एब्जॉर्ब कर ले। जो कि पिछले जो कैमरे आते थे ना वैसे क्लिक करने वाले, उनमें जो रील लगती थी, नेगेटिव रील, वही वाली रील की बात है। ठीक है, ये करना है आपको बस। अब इसको ऐसे करने पे हमें यहाँ पे इमेज बनी उल्टी। मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन का सीधा मतलब होता है बच्चे कितने गुना। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कितने गुना, यानी कि इसका लीनियर मैग्निफिकेशन अगर मैं निकालूं तो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है बच्चे साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा और क्लियरली भी मैं लिख सकता हूं, देखिएगा, इधर लिख देता हूं नीचे। मैग्निफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं ना, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज
फ्रॉम पिन होल, ये वाला पिन होल, फ्रॉम पिन होल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पिन होल, ये होता है सर इसका मैग्निफिकेशन। अब क्वेश्चन यहां से भी मैंने बनते देखे हैं कि अगर कोई हमारे पास कोई पिन होल कैमरा है और किसी ऑब्जेक्ट को पिन होल के आसपास मतलब पास लेकर आया जाता है तो इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा। जरा इमेजिन करना, इसी ऑब्जेक्ट को मैं यहां लेकर आऊं तो लाइट और ज्यादा नीचे तक जाएगी और ज्यादा ऊपर तक जाएगी, यानी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पिन होल के नजदीक जाएगा इमेज वैसे वैसे बड़ी बनती जाएगी। ठीक है, पहले केस में हमने ऑब्जेक्ट को मूव करा दिया। दूसरे केस में अगर जैसे जैसे मैं पिन होल कैमरा को उठा करके लेकर आऊं, यानी कि जैसे जैसे पिन होल ऑब्जेक्ट के पास आएगा इमेज फिर से बड़ी बनती जाएगी। इस बार इसको पीछे आगे करके देख लेते हैं कि जैसे जैसे ये जो स्क्रीन है पिन होल के नजदीक आएगी, देखना जरा, अब यहां पे बन रही इमेज, यहाँ पे पास आई तो यहां बनेगी यहां, यानी कि जैसे जैसे स्क्रीन पिन होल के नजदीक आएगी इमेज छोटी होती जाएगी। बस तीन ही केस है, बता दिए मैंने तीनों, है ना। ये आता है शैडो के अंदर के पार्ट की बात है ना। अब हम थोड़ा चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप कि टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो गया है ना, 1 घंटा होने को आ रहा है आपका। कोई बात नहीं, 1-2 टॉपिक रह गया, उसके बाद आपका क्लास खत्म होती है, लेक्चर खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत अच्छी, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस है, यही अब आया टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कोई मेरे पास ये सरफेस है बहुत स्मूथ, यहां से कोई लाइट आई टकरा करके वापस आएगी, इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। सर समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, कोई बात नहीं। द फेनोमेना, फेनोमेना होता है घटना, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक यानी कि टकरा करके वापस आना। द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, टकरा करके उसी मीडियम में आ रही है। भाई यहाँ पे पूरे में एयर है तो यहां से टकरा कर यहां तक आई, यानी कि इसका मतलब क्या है, उसी एयर में आ गई ना। यानी कि द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, सरफेस से टकराने के बाद आनी चाहिए। ऐसा ना कि लाइट गई हूं अपने मुड़ के आ जाए, ऐसा पॉसिबल तो नहीं, लेकिन समझो ना बात को, है ना। सरफेस से टकरा के आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। पर सर रिफ्लेक्शन ना बच्चे 2 तरीके का होता है, एक होता है रेगुलर, क्या होता है, रेगुलर, एक होता है इररेगुलर। 2 तरीके का मैं आपको बता रहा हूं, रेगुलर और इररेगुलर। अब रेगुलर कैसा होता है और इररेगुलर कैसा होता है देखना जरा। एक मेरे पास ये सरफेस बना देता हूं मैं अच्छा सा, ये मेरे पास सरफेस है एक, यहां पे मैंने 3 लाइट लेकर के चल रहा हूं एक दूसरे के पैरेलल। भाई मान लेना मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, पैरेलल मान लेना इनको, है ना। और टकराने के बाद ये पैरेलल निकल जाती हैं, पैरेलल आई पैरेलल निकल गई, तो ये होता है बच्चे रेगुलर। कैसा होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब मेरे पास कोई ऐसी ऑब्जेक्ट आई हूं उबड़ खाबड़ सा, ये उबड़ खाबड़ कोई ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे पैरेलल लाइट आई, है ना, लाइट तो पैरेलल इंसिडेंट हुई इन पे, लेकिन गई कहां, यहां से देखा तो यहां गई, यहां से देखा तो यहां गई, और यहां से देखा तो वापस नीचे की तरफ आ गई, है ना। तो बताना जरा पैरेलल है ये, कोई सी भी ना। जो पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद जो पैरेलल हो वो रेगुलर,
जो पैरेलल नहीं है वो डिफ्यूज्ड या फिर इरेगुलर, इसका एक और नाम होता है बच्चे डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड, ठीक है ना। हाँ अब देखो जरा सिंपल सा बात, इनका यूज कैसे कैसे, जो शीशा होता है, जो मिरर होता है, जो हम दोपहरी को चढ़ करके या शाम को चढ़ करके किसी पड़ोस के घर में उसके कमरे में पहुंचाते हैं ना, हेलो हाय भेजने के लिए मिरर को यूज करके लाइट पहुंचाते हैं, लाइट मारते हैं, वो होता है आपका रेगुलर, क्योंकि पैरेलल लाइट आई पैरेलल जाएगी, एक साथ बीम बना करके जाती है। आपने कभी देखा हो जब मिरर आप मारते हैं दूसरे के यहाँ पे तो वो मिरर की ही शेप में जाता है, दैट मीन्स वो पैरेलल ही जाएगा। अब आप लाइट जल रही है और मैं कोई ऑब्जेक्ट थर्माकोल वगैरह कुछ लेकर यहाँ खड़ा हो जाऊं तो सारे में लाइट फैल जाएगी, उजाला ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफ्यूज्ड है, अलग अलग डायरेक्शन में लाइट जाएगी। फिर पहले तो लाइट जा रही थी इसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, यानी कि जितनी लाइट थी वो सारी एक ही जगह पे फोकस थी, एक ही डायरेक्शन में थी। अब ये जो थर्माकोल वगैरह है वो क्या करता है, फैला देता है, सारे में फैला देता है। सारे में फैलाने का मतलब है कि अलग अलग लाइट बिखर जाएगी तो उजाला ज्यादा सा हो जाता है, ठीक है। यही रीजन है कि जब पिक्चर वगैरह या मूवी वगैरह बनाई जाती है तो जो एक्टर या एक्ट्रेस को गोरा या मलूक दिखाने के चक्कर में उनके जैसे कैमरा यहाँ तक फोकस है, यहाँ तक कैमरे में दिख रहा है, तो उनके यहाँ पे नीचे की तरफ में रिफ्लेक्टर लेकर लड़के खड़े होते हैं, ऐसे करके यूं लाइट पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होकर उस पे जाएगी सीधा, ताकि वो मलूक दिखे है ना, है ना। और मलूक दिखाने के चक्कर में जो टिकटॉक होता है ना, वो टिकटॉक वाला, वो जो राउंड वाली जो लाइट आती है, CFL आती है कुछ ऐसे करके, टिकटॉकर लाइट कहते हैं जिसको हम, उसका सिंपल फंडा क्या है कि वो गोल गोल होने की वजह से शैडो नहीं बना पाती किसी भी चीज की। भाई यहाँ से लाइट पड़ रही है, इसकी नाक की शैडो यहाँ बनेगी, तो यहाँ से जो लाइट पड़ रही है उस शैडो को खत्म कर देगी, इस तरीके से है। तो वो राउंड शेप में होती है, तो पूरे के पूरे चेहरे पे बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट को इंसिडेंट करती है, जिसकी वजह से जो ज्यादा लाइट पड़ेगी तो ये ज्यादा मलूक दिखाई देगा, काला भी गोरा हो जाता है, समझना है ना, वही फंडा है। तो ये डिफ्यूज्ड होता है जहां पे आपको ज्यादा उजाला फैलाना हो, जहां पे उसी लाइट को इकट्ठा करके भेजना है कहीं, तो मिरर यूज करते हैं, ठीक है ना। हाँ अब एक चीज और मैं इस पे यहाँ पे यूज सॉरी बता देता हूँ आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ही इसकी टर्मिनोलॉजी मैं बता देता हूँ, मिरर से ही लेकर के मैं बताता हूँ अभी, है ना। इसकी टर्म्स क्या क्या होंगे, हम क्या किस टर्म को क्या बोलेंगे। जैसे कि अभी ये मिरर है, पॉलिश कर दिया मैंने अच्छे से, हाँ पॉलिश का समझ लो, इसमें जो पॉलिश होती है, अरे राम, मिरर पे पॉलिश होती है, इससे भी, हाँ पहले मैं टर्मिनोलॉजी बता दूं उसके बाद बता दूंगा, मैं फिर बोल जाऊंगा ना। देखो मतलब पॉइंट बोल जाऊंगा कि बताना क्या है। ये आने वाली लाइट को कहा जाता है बच्चे इंसिडेंट लाइट या रे ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे भी कहा जाता है। जो रिफ्लेक्ट होके जाती है उसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहा जाएगा बच्चे, रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये जो बिल्कुल देखो जिस पॉइंट पे ये मिल रही होती है इंसिडेंट रे, उसी पॉइंट पे अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं, टेंजेंट के नॉर्मल ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो उसको कहा जाता है नॉर्मल, कहा जाता है नॉर्मल। ये 90 डिग्री पे होता है सरफेस के साथ में, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। चलो यहीं तक है, नहीं है बेटा इधर देखो जरा, ये वाला एंगल तो छूट ही गया, ये इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, तो बच्चे इसको कहा जाता है, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है GR से, नाम होता है इसका ग्लैंसिंग एंगल, ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से इसको बोला जाता है GI यानी कि ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है सर। अब है कंप्लीट टर्मिनोलॉजी, पूरे एक एक टर्म मैंने बता दी। अब मैं आपको बता रहा था एक चीज, ध्यान से समझो। थर्माकोल का भी मैंने एग्जांपल दिया था डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के लिए, जहां पे ज्यादा उजाला करा जाता है।
अब ज्यादा उजाले से इसी चीज से आगे चलें तो एक चीज आती है कि सबसे ज्यादा लाइट को एक ही डायरेक्शन में कौन भेज सकता है? एक चीज क्या? मिरर, ओ सॉरी मिरर बोल रहा हूं, चांदी, सिल्वर कहते हैं जिसको, चांदी सबसे ज्यादा लाइट को भेजता है, रिफ्लेक्ट करता है। सर कितना कर देता है बच्चे? 96% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है चांदी जो होता है। बिल्कुल एकदम स्मूथ चांदी होनी चाहिए, सरफेस स्मूथ होनी चाहिए, खुरदरी होगी तो फिर वही डिफ्यूज करेगा, है ना। यानी कि पूरी नेचर में सबसे ज्यादा जो लाइट को वापस भेजने वाला मटेरियल अगर होता है तो वो चांदी होता है। इसीलिए जो मिरर बनाए जाते हैं ना, तो मिरर को बनाया जाता है गिलास की पतली सी, कांच की जो पतली शीट होती है, उस शीट के किसी एक हिस्से पर चांदी की जो क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है, सिल्वर की पॉलिश कर दी जाती है बहुत पतली परत बना करके, ताकि शाइनिंग बरकरार बनी रहे। और वो परत बहुत आसानी से छूट जाती, इसीलिए उसको बचाने के लिए ब्रोमाइड का एक सॉल्यूशन बनाया जाता है रेड कलर का, जिससे उससे पे लेप करा जाता है जिससे कि वो छूटे ना। आपने कभी देखा हो मोस्टली कि जो पुराने जो शीशे आते थे वो रेड कलर के पेंट में आते थे। पुराने क्यों बोला भैया? अब वाले जो शीशे आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी ज्यादा हो गई है, तो ब्रोमाइड की जगह कुछ और का पेंट उस पर करा जाता है सिल्वर को बचाने के लिए, ताकि सिल्वर छूटे ना। तो ध्यान रखना है जो मिरर होता है ना, वो हमारी जो लाइट होती है, अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट का 96% वापस भेज देता है। तो सिर्फ 4% कहाँ जाता है बच्चे? रिफ्लेक्ट करते टाइम कोई भी चीज आप पता होगा 100% नहीं होती है पूरे नेचर में, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ लॉस होता ही है। तो लॉस कहाँ होता है बच्चे? वो एटम वगैरह जब पढ़ोगे ना, उसमें बताया जाएगा पूरा डिटेल में कि कहाँ लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि जब मिरर को रखा जाता है तो गर्म हो जाता है, मिरर भी पीछे से गर्म होने के लिए एनर्जी कहाँ से आई? उसने लाइट से ही तो ली है, वो जो 4% बचाया वो इसीलिए बचाया ताकि अपने को हीट कर सके, और वो जानबूझ के नहीं करता, ऑटोमेटिक चलता है, इसीलिए लॉस होता है वो। अब आगे चलते हैं, देखिए अब बात कर लेते हैं इमेज की। आई थिंक आपका टाइम हो गया पूरा, पर थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान मिल रहा हो तो ले लेना चाहिए, है ना। जैसे कहते हैं सरकारी तेल पल्ले में भी लेना चाहिए, उसी तरीके से देखो थोड़ा जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं इमेज को। इमेज कैसी होती है? जहां पे कोई भी दो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं, उसी को उसी को इमेज कहा जाता है। अभी आपके समझ में नहीं आया होगा। देखो ये एक मिरर है, यहां से एक लाइट गई और एक यहां से एक लाइट गई, रिफ्लेक्शन हुआ इनका, ये इधर आई, इसका रिफ्लेक्शन हुआ, ये इधर आई, इस पॉइंट पर मिल गई। रिफ्लेक्शन के बाद ये इस पॉइंट पर मिल गए, तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट यहां था उसकी इमेज यहां बनेगी। समझ में आ गया कि नहीं? रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उनके इंटरसेक्ट वाले पॉइंट के मिलने को ही इमेज कहा जाता है, और यहाँ पे इमेज बन गई। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट था ये, तो इमेज बन गई। इमेज बेटा दो तरीके से होती है, एक तो होती है रियल, एक होती है वर्चुअल। वर्चुअल मतलब होता है इमेजिनरी या फिर आभासी, हिंदी में कहें तो रियल और वर्चुअल। अगर जिस डायरेक्शन में, देखिए मिरर जो भी है कैसे भी हो, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा है, जिस साइड में, डायरेक्शन नहीं गलत हो गया, सॉरी, जिस मिरर के जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हो, अगर उसी साइड में इमेज बन जाए तो वो होती क्या है? रियल होती है सर, रियल इमेज। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर यहां रखा और दूसरी साइड उसकी इमेज बने, दूसरी साइड उसकी इमेज बने, तो वो होती है सर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। अब आप जब सुबह नहा धोकर के जब मिरर को देखते हो, अपनी खूबसूरती को नजाकत से निहारते हो, तो उसमें जो इमेज बनती है वो मिरर के सामने बनती है, या जैसे आपका चेहरा यहाँ है, मिरर यहाँ है, तो आपकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी या पीछे बनेगी? मिरर के पीछे बनती है। दैट मीन्स कि वो वर्चुअल है। कैसी है? वर्चुअल है। और मोस्ट ऑफ द केसेस वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है। ध्यान रखना, मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि हर बार। ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है, उसकी पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। हर बार अगर इमेज, मोस्ट ऑफ द केसेस अगर इमेज
वर्चुअल बन रही है यानी कि मिरर के पीछे बन रही है तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है, और रियल इमेज मोस्ट ऑफ द केसेस उल्टी बनती है। ठीक है, 95% केसेस ऐसे हैं जिनमें उल्टी बनती है। सर जहां सीधी बनती है फिर वो कौन कौन से केसेस है? सारा अभी पढ़ोगे, 12th में क्या पढ़ोगे, कुछ तो बचना चाहिए ना, है ना। हाँ, अब पढ़ लेते हैं लास्ट टॉपिक अपना आज का, उसके बाद अपनी क्लास ओवर करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो बच्चे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो होते हैं, लेकिन बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं कि ये कहते हैं कि सर फर्स्ट लॉ को सेकंड वाला बोल देते हैं, सेकंड वाले लॉ को फर्स्ट वाला लॉ बोल देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो फर्स्ट लॉ को फर्स्ट लॉ ही बोलेंगे, यानी कि फर्स्ट लॉ है कौन सा, इनका ऑर्डर याद करना पड़ेगा आपको। एक मिनट बस मैं इसको जरा साफ कर देता हूं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखिएगा, इसका फर्स्ट लॉ होता है कि कोई भी मान लेना ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल आर, एंगल आई। ठीक है, अब देखो जरा, फर्स्ट लॉ हमेशा ये कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों जो लाइन है ये हमेशा सेम प्लेन में होती हैं, एट सेम पॉइंट। किसी एक प्लेन के एक ही पॉइंट पर ये तीनों होते हैं, इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये होता है फर्स्ट लॉ। तो सर सेकंड लॉ क्या होता है, बखूबी बच्चे जानते हैं। सेकंड लॉ होता है सर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बराबर होते हैं, कतई जहर वाली बात है, जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर निकल जाएगी। पर ध्यान रखना बच्चे, ये जो एंगल है वो सरफेस के साथ में नहीं है, नॉर्मल के साथ में है। क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जहां पे ये प्लेन के साथ में दिया होगा, यानी कि ग्लांसिंग एंगल दिया होगा वहां पे वो, पर नाम नहीं बोलेगा कि ग्लांसिंग एंगल है, नहीं, वो ये कहेगा एंगल विद प्लेन, है ना। ये चीज पकड़ने वाली चीज है। और देखेगा बात बच्चे, आई होप कि इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, मैंने आपको दोनों बता दी है। एक चीज मेरी आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा, चाहे आप इसको दरख्वास्त समझे चाहे कुछ भी समझे, ख्वाब आपका, रास्ता मेरा, फिर सपना होगा पूरा तेरा। इस चीज को जरा ध्यान से रखिएगा। आपका जो भी ड्रीम हो आप मुझे शेयर करिएगा कमेंट में कि सर हमारा ये ड्रीम है, रास्ता मैं बताऊंगा, और उम्मीद कर सकते हैं आप कि जो भी रास्ता बताऊंगा अगर आप उस रास्ते पे चल लिए तब पहुंच जाओगे डेफिनेटली। इसी के साथ सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। मैं अंकित निर्वाण फिर से आपके साथ इसी चैनल पे फिर से नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीडियो के साथ में जल्द ही हाजिर होंगे, बहुत सारे ज्ञान के भंडार के साथ। और हाँ, आपको ये मेरा ख्वाब है कि आपको आपके ख्वाब तक पहुंचाना है। आपका ड्रीम अगर आईआईटी क्रैक करना है, आईआईटी का जेई मेन या एडवांस भी क्रैक करना है, आपको नीट का एग्जाम क्रैक करना है, एनटीएससी का एग्जाम क्रैक करना है, केवीपीवाई का एग्जाम क्रैक करना है, तो बिल्कुल बेशक आपको ये देखना चाहिए। मैं जो वीडियोस डाल, पूरा क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, पूरा बैच आपको जैसा सूटेबल हो। आप कहते हो कि जी हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, ऑनलाइन, ऑफलाइन कहते हो ऑफलाइन, विद नोट्स कहते हो तो विद नोट्स, डीपीपी कहते हो तो विद डीपीपी। रास्ता मैं बताऊंगा, जैसे पढ़ना होगा वैसे मैं बताऊंगा, लेकिन आपका सिलेक्शन ये मेरी जिद है और जिम्मेदारी है, इसको पूरा करना है बस। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में, मिलते हैं, जय हिंद।